एवरीवन, यू आर वाचिंग जेके सिविल सर्विसेज एंड माय नेम इज़ आशियाना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे 6 लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे इसमें महाराजा हरी सिंह के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था, महाराजा प्रताप सिंह के बाद जो तख्त नशीन होते हैं वो होते हैं महाराजा हरी सिंह। और इससे पहले हमने इसके जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। और ये जो महाराजा हरी सिंह है ये लास्ट रूलर रहते हैं डोगरा डायनेस्टी के। इससे पहले ये टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, डोगरा डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट होती है हमारी 1846 में, 1947 तक डोगरा डायनेस्टी रहती है। और फाउंडर कौन थे डोगरा डायनेस्टी के? गुलाब सिंह थे। गुलाब सिंह का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1792 में हुआ था। और गुलाब सिंह जो थे उनका टाइम पीरियड था 1846 टू 1947। गुलाब सिंह के बाद गुलाब सिंह जो थे राजपूत रूलर थे। जमवाल क्लैन ऑफ राजपूत से वो बिलोंग करते थे। मियाँ किशोर सिंह उनके फादर का नाम था। ब्रदर का नाम था मियाँ दयान सिंह और मियाँ सुचेत सिंह था। और फादर और ये जो ब्रदर्स थे इन्होंने भी काफ़ी अरसे तक अंडर सिख अपनी सर्विस जो थी वो प्रोवाइड की थी। और 1808 में बैटल ऑफ गुमट होती है। और 1809 में गुलाब सिंह एंटर होते हैं सिख आर्मी में। और 1817 में जो होता है वो जोरावर सिंह जो होते हैं वो एज अ वज़ीर एंटर होते हैं गुलाब सिंह की आर्मी में। और 1821 में गुलाब सिंह कैप्चर करते हैं राजौरी को, फिर उसके बाद करते हैं किश्तवाड़ को विद द हेल्प ऑफ जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह। और जनरल जोरावर सिंह को बाद में किश्तवाड़ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाता है। देन 1822 में जम्मू रीजन गुलाब सिंह के कंट्रोल में आ जाता है। और 9 मार्च को एक ट्रीटी होती है, 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को 1 करोड़ रुपया चाहिए था। जलंधर दोआब सिख आर्मी रिड्यूस होनी चाहिए थी, ब्रिटिश आर्मी को ऐड करना चाहिए था सिख दरबार में। मतलब ये सब उन्होंने शराइत कुछ रखी थी जिसके लिए जो है वो सिखों ने 1 करोड़ रुपया देने से इनकार कर दिया, वो नहीं दे सकते थे। और उसके बाद गुलाब सिंह एंटर करते हैं। और गुलाब सिंह जो होते हैं 16 मार्च 1846 में एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। ये ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 75 लाख रुपीज़ दे के ब्रिटिशर्स को जो है जम्मू कश्मीर ख़रीद लेते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि उनका रूल आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। और फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्हीं को कहा जाता है, महाराजा गुलाब सिंह को कहा जाता है फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और महाराजा गुलाब सिंह अपने टाइम पीरियड में बड़े सारे काम करते हैं, जिनमें से एक रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होती है। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट कराते हैं अपने टाइम पीरियड में। 1851 में ये स्टार्ट की जाती है। उसके बाद रियासी फोर्ट की रेनोवेशन भी करवाई जाती है, 1817 में करवाई जाती है। और भी बड़े सारे काम अंजाम दिए जाते हैं जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। और आज तो हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो जो महाराजा गुलाब सिंह जो होते हैं उनके बाद जो होते हैं वो रणबीर सिंह आते हैं। और रणबीर सिंह जो होते हैं वो गुलाब सिंह के बेटे होते हैं और संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर भी होते हैं। और पाठशाला रघुनाथ टेम्पल में वो संस्कृत पाठशाला इस्टेब्लिश करवाते हैं। बड़े सारे मकतब पाठशालास भी इस्टेब्लिश करवाते हैं वो JNK में और बाकी सारे टाउन्स में भी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में वो रिफॉर्म्स लाते हैं, जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करते हैं, अदालतें सदर बनाते हैं, अदालतें आलिया बनाते हैं 1877 में। और इसके अलावा भी बड़े सारे वो काम करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रताप सिंह की। और प्रताप सिंह का टाइम पीरियड रहता है 1885 टू 1925 रहता है इनका टाइम पीरियड। और ये रणबीर सिंह के बेटे होते हैं। और बैगर सिस्टम की एबॉलिश इन्हीं के टाइम पीरियड पे होती है, एबॉलिश किया जाता है उनको 1921 में। बैगर सिस्टम को चित्राल को ओवरटेक करते हैं, न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाते हैं बाय सेटलमेंट कमिश्नर। ये सेटलमेंट कमिश्नर होते हैं
सर वाल्टर लॉरेंस होते हैं सेटलमेंट कमिश्नर, जो कि न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाते हैं किनके, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में 1889 और 1893 में ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट होती है। और उसके बाद ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को भी इस्टेब्लिश करवाते हैं। और ये स्टेट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है जो कि मोहरा में बनाया जाता है 1907 में। उसके बाद जो है ये स्कूल्स बनवाते हैं, कॉलेजेस बनवाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनवाते हैं, बड़े सारे काम सर अंजाम दिए जाते हैं इनके टाइम पीरियड में। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1925 में। और उसके बाद हमारे आते हैं महाराजा हरी सिंह। अब महाराजा हरी सिंह जो होते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, गुलाब सिंह के 3 बेटे थे, उधम सिंह, रणधीर सिंह और रणवीर सिंह। और जो रणवीर सिंह थे गुलाब सिंह के बाद वो तख्त नशीन हुए थे। और रणवीर सिंह के जो बेटे थे आगे वो थे 2 थे, अमर सिंह हो गए और एक हो गए प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह रणवीर सिंह के बाद जो है वो प्रताप सिंह रूल करते हैं। लेकिन प्रताप सिंह के बाद जो होते हैं उनका जैसे कि कोई बेटा नहीं होता तो हरी सिंह रूल करते हैं। हरी सिंह कौन होते हैं? प्रताप सिंह के भाई के बेटे होते हैं हरी सिंह। और हरी सिंह का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1925 से 1947 तक। और हरी सिंह जो होते हैं वही लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कहलाते हैं। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के ग्रैंड सन होते हैं कौन? हरी सिंह। और अमर सिंह के जो होते हैं वो बेटे होते हैं। देन महाराजा हरी सिंह जो होते हैं वो 23 सितंबर 1895 में इनका बर्न होता है। और ये जो होते हैं, जब महाराजा प्रताप सिंह का जो टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में महाराजा हरी सिंह ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया होता है उनके हर काम में। और 1915 में उनकी जो स्टेट फोर्सेस की कमांडर इन चीफ हो जाते हैं महाराजा हरी सिंह। स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कौन हो जाते हैं? महाराजा हरी सिंह को स्टेट फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? महाराजा प्रताप सिंह बनाते हैं। क्योंकि इन्होंने हर काम में, महाराजा प्रताप सिंह के हर काम में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया होता है, इसलिए ये कमांडर इन चीफ बन जाते हैं 1915 में। और 1922 की अगर हम बात करें तो महाराजा हरी सिंह जो होते हैं 1922 में सीनियर मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल भी बन जाते हैं। स्टेट काउंसिल के सीनियर मेंबर भी बन जाते हैं। और जब उनका राज तिलक होता है ना प्रताप सिंह के बाद हरी सिंह का जब राज तिलक होता है तो वो प्रोक्लेम करते हैं 1925 में इनका राज तिलक होता है। और वो प्रोक्लेम करते हैं कि जस्टिस एज हिज रिलीजन, जस्टिस एज हिज रिलीजन, यानी कि जस्टिस ही उसका मज़हब है और वो सब के साथ जस्टिस करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी दौरान, अपने राज तिलक के दौरान ही वो अनाउंसमेंट एक करते हैं, जिसमें वो अनाउंसमेंट ये होती है कि वो कहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर अंदर ही 144 न्यू स्कूल्स की भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करवाऊँगा। और 1 साल के अंदर अंदर ही वो 144 स्कूल्स बनवाते भी हैं। 1926 से 1927 तक वो 144 स्कूल्स की जो है इस्टेब्लिशमेंट वो करवाते हैं। उसके बाद जो होता है वो कंपलसरी एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टाइम पीरियड में, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन जो होती है वो कंपलसरी होती है। और चिल्ड्रन को फोर्स किया जाता है कि आप ये एजुकेशन जो है, आप मॉडर्न एजुकेशन जो है वो रिसीव करो। और जिन स्कूल्स में ये फोर्सफुली एजुकेशन दिलवाई जाती थी उन स्कूल्स को कहा जाता था जबरी स्कूल्स। उन स्कूल्स को कहा जाता था जबरी स्कूल्स। उसके बाद जबरी का मीन्स होता है किसी को फोर्स करना। और उसके बाद क्या होता है कि स्टेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन जो आती है वो 1927 में वो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और स्टेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन के अंडर क्या होता था कि उन लोगों को इसमें रखा जाता था जो कि जिनका बर्न जो हुआ होता था वो स्टेट में ही हुआ होता था, और जो स्टेट के ही रेजिडेंट हुआ करते थे इनको स्टेट सब्जेक्ट में डाल दिया जाता है। और ये महाराजा हरी सिंह जो है 1927 में स्टेट सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
और फिर 1934 की अगर हम बात करें तो महाराजा हरि सिंह जो है प्रजा सभा की इस्टेब्लिशमेंट करवाते हैं। प्रजा सभा की इस्टेब्लिशमेंट करवाई जाती है महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में 1934 में। और देन इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ये जो प्रजा सभा होती है ये फर्स्ट लेजिस्लेचर होती है प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है, प्रिंसली स्टेट है। और ये जो प्रजा सभा होती है इसके टोटल उस टाइम पे टोटल मेंबर्स होते हैं 75। 30 मेंबर्स इसके नॉमिनेटेड होते हैं, 33 मेंबर्स इसके इलेक्टेड रहते हैं और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, एक्स ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। और ये थी प्रजा सभा की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। और उसके बाद अगर हम बात करें 1922 की, तो वो जब एंटर करते हैं, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1922 में वो स्टेट काउंसिल के सीनियर मेंबर बना दिए जाते हैं। और 1922 में जब वो स्टेट काउंसिल में एज अ सीनियर मेंबर एंटर करते हैं तो वो एग्रीकल्चर में भी कई ज़्यादा रिफॉर्म्स लाते हैं। और एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ रेगुलेशन एक्ट वो लागू करते हैं 1926 में, ये एक्ट लागू किया जाता है। देन 1928 की अगर हम बात करें तो इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में ही। और वो बहुत ही ख़िलाफ़ होते हैं, मतलब उन्हें पसंद नहीं होता कि पहले बचपन में ही शादियां कर दिया करते थे, तो इसलिए वो एक मैरिज की एक फ़िक्स्ड डेट को रखते हैं। और उन्होंने गर्ल्स की एज रखी होती है 14 ईयर्स कि 14 ईयर्स के बाद ही अगर लड़की की शादी होगी तो वो करवाई जाएगी। और बॉयज़ की वो एज रखते हैं 18 ईयर्स, जो कि बाद में लड़कियों की हो जाती है 16 ईयर्स और लड़कों की हो जाती है 21 ईयर्स। और महाराजा जो हरि सिंह होते हैं वो ये जो डेट एज जो है वो फिक्स करते हैं। और अगर वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने भी उनकी इस बात पर गौर नहीं किया या उनके इस बात पर ना चले तो वो क्या करते हैं कि वो पनिशमेंट भी देंगे। और पनिशमेंट के तौर पर 1 ईयर या तो जेल दी जाएगी, जो भी इनके इस रूल को तोड़ेगा उनको 1 ईयर की जेल होगी, या फिर 1000 रुपीज़ उनको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और उसके बाद जो है विडो रीमैरिज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इजाज़त देते हैं कि विडो जो होती है उनकी दोबारा से शादी करवाई जानी चाहिए। और प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1932 जो होती है उसको भी प्रमोट किया जाता है महाराजा हरि सिंह के ही टाइम पीरियड में। पहले विडो की मैरिज नहीं हुआ करती थी, ऐसे शुभ माना जाता था, लेकिन बाद में ये एक रूल बनाते हैं जिसमें विडो की दोबारा शादी करने को परमिशन दी जाती है और एक रूल बनाया जाता है। और प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1932 को इसी टाइम पीरियड में प्रमोट भी किया जाता है। फिर 1933 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में लैंड अलाइनेशन रेगुलेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। और अंडर दिस एक्ट क्या होता है, लैंड अलाइनेशन रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या होता है कि नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स जो होते हैं उनको बिल्कुल भी अलोन नहीं किया जाता था कि वो स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो किसी भी लैंड को बेचें। और अगर वो बेचते थे तो अगर जिन्होंने बेची होती थी या अगर वो बेचते थे तो वहाँ पे सिर्फ 21 ईयर्स का लिस्ट पीरियड रखा जाता था कि वो वहाँ तब तक रह सकते हैं 21 ईयर्स तक, लेकिन बाद में उनको वो ज़मीन जो है वो वापस करनी होगी। अंडर दिस लैंड अलाइनेशन रेगुलेशन एक्ट इसको भी लागू किया जाता है महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में 1933 में। देन उसके बाद क्या होता है, कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन 1935 में इंट्रोड्यूस की जाती है, यानी कि पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है कश्मीर वैली में, जो कि जिनमें लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं। और उसके बाद जो होता है धन देवी मेमोरियल फ़ंड को भी इस्टेब्लिश किया जाता है
फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स। अब धन देवी किन के लिए होता था, यानी कि पहले जो टाइम पीरियड रहते थे उनमें जो जो बच्चियां पैदा हुआ करती थी, फीमेल चाइल्ड जो पैदा हुआ करते थे, उनको मार दिया करते थे। तो उनको ना मारा जाए, इसलिए हरि सिंह ने कहा था कि आप स्टेट लैंड में से 1 एकड़ ज़मीन रख लो लेकिन बच्ची को मत मारो। और उनको ये रोक लगाने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इतना ही नहीं, जब बच्ची बड़ी होगी तो उसकी जब शादी होगी तो उसका भी बोझ आप पर नहीं आएगा, उसके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए धन देवी मेमोरियल फ़ंड को इस्टेब्लिश किया गया था गर्ल्स की मैरिज के लिए। ये भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद एक रूम रसूम आता है, रूम रसूम, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टाइम पीरियड में। अब रूम रसूम में क्या होता था कि ब्राइड ग्रूम फैमिली जो होती थी उनको पे करने पड़ते थे प्राइजेस, शादी के दौरान उनको प्राइज़ पे करने पड़ते थे। अब 1937 में क्या होता है कि बिल एक इंट्रोड्यूस होता है रूम रसूम के अगेंस्ट एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पे? प्रजा सभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 1939 में ये एक एक्ट बन जाता है। और अंडर दिस एक्ट रूम रसूम जो था बिकम्स एन पनिशेबल ऑफेंस। रूम रसूम जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है और ये भी ख़त्म कर दिया जाता है, समझ लो लगभग। 1932 की अगर हम बात करें तो ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एस्टेब्लिशमेंट करवाई जाती है। ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बनाई जाती है जिसके फाउंडर जो रहते हैं वो होते हैं चौधरी गुलाम अब्बास फाउंडर रहते हैं ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। और ये ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो होती है 1932 में बनाई जाती है। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अटेंड करते हैं। और 1939 में ये ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो होती है उसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया जाता है। पहले ये जो ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ मुस्लिम्स तक ही महदूद थी, लेकिन बाद में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है 1939 में। और अब इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग आते हैं, ठीक है। तो दैन 1938 की अगर हम बात करें तो 1938 में क्या होता है, 1938 में इस्टेब्लिशमेंट करवाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1938 में होती है। और इसका जो फर्स्ट हेड ऑफिस जो रहता है वो रहता है श्रीनगर में इसका फर्स्ट हेड ऑफिस रहता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। और फिर अगर हम बात करें 1937 की तो 1937 में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इस्टेब्लिश करवाया जाता है, इसका डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है। और जिसके तहत जो महाराजा हरि सिंह जो हैं वो फोकस करते हैं ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करते हैं और बड़े सारे टैक्सेस को एबॉलिश करवा देते हैं, कर देते हैं। और इसके बाद जो है हरि सिंह के टाइम पीरियड में बड़े सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। और जैसे कि मैच बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और टेंट्स, कारपेट्स, वुड वर्क्स, क्राफ्ट्स, सिल्क यार्न, फूड वगैरह का भी सेटअप करवाया जाता है। कब? महाराजा हरि सिंह के ही टाइम पीरियड पे। उसके बाद अगर हम बात करें 1941 की तो इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड एम्पोरियम्स वर ओपन्ड इन श्रीनगर लेटर इन जम्मू, यानी कि इंडस्ट्रियल सेंटर एंड एम्पोरियम्स को भी ओपन किया जाता है 1941 में। कहाँ पे? श्रीनगर में इसको ओपन किया जाता है। और बाद में जम्मू में भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड एम्पोरियम्स खोले जाते हैं, इनको ओपन किया जाता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में टूरिज़्म को भी जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड पे। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराजा हरि सिंह का जो टाइम पीरियड होता है उसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी स्टार्ट किया जाता है। मॉडर्न कम्युनिकेशन जैसे कि टेलीग्राफ की मॉडर्न कम्युनिकेशन सर्विसेज को स्टार्ट किया जाता है।
टेलीफोन्स एंड वायरलेस को, इनकी मॉडर्न कम्युनिकेशन सर्विसेज को स्टार्ट किया जाता है बड़े सारे टाउन्स में और सिटीज़ में स्टेट की। और उसके बाद जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स की इस्टेब्लिशमेंट करवाई जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें 1930 की, तो 1930 में फ्री एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे प्रोवाइड की जाती है चिल्ड्रंस को। 1930 में प्रोवाइड की जाती है फ्री एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को। और ये एजुकेशन जो होती है ये रहती है कंपलसरी रहती है सबके लिए। और ये महाराजा हरि सिंह जो होते हैं वो स्कॉलरशिप सिलेक्शन बोर्ड को भी इस्टेब्लिशमेंट करवाते हैं। और उनमें वो क्या करते हैं कि जो कैपेबल स्टूडेंट होते हैं ना, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट होते हैं, इनको ग्रांट करते हैं कि वो हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए वो इंडिया में या अब्रॉड में जा सकते हैं। दैन वो इंट्रोड्यूस करते हैं लोन स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टाइम पीरियड में। किन के लिए? फॉर स्टूडेंट्स के लिए लोन स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दैन उसके बाद वो बड़े सारे स्कूल्स ओपन करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं। इनके टाइम पीरियड में भी एजुकेशन को बहुत एक्सटेंड किया जाता है। और 1940 में वो प्रोक्लेम करते हैं अनटचेबिलिटी अ क्राइम। वो अनटचेबिलिटी को एक क्राइम मानते हैं और वो प्रोक्लेम करते हैं अनटचेबिलिटी एज अ क्राइम। अब 26 अक्टूबर को 1947 में क्या होता है? 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है। और जो कि बाद में जाके JNK जिसमें जम्मू एंड कश्मीर जो होता है वो इंडिया का एक पार्ट बन जाता है। JNK बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। और ये इंस्ट्रूमेंट कब साइन होता है? 26 अक्टूबर 1947 में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि डोगरा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर रहते हैं वो महाराजा हरि सिंह रहते हैं। और इनकी जो डेथ होती है वो 1961 में होती है। 26 अप्रैल 1961 में महाराजा हरि सिंह की डेथ हो जाती है। और ये डोगरा डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं। तो इन्हीं के साथ डोगरा डायनेस्टी का भी ख़ात्मा हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ लेक्चर्स जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे। आई होप आपको सारे के सारे लेक्चर्स समझ में आए होंगे। और अगर कोई भी क्वेरीज़ रहती हैं आपको या कुछ भी कन्फ्यूजन रहती है जो आपसे क्लियर नहीं हो रही, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आप सबको वो कन्फ्यूजन्स क्लियर करवा देंगे। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। देन इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।